अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के शो में हमारे साथ खुसूसी तौर पर मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। शाह साहब से आप जानेंगे कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पिछले 15 साल से तकरीबन बरसर इक़्तिदार है और मुराद अली शाह साहब पिछले 7 साल से सिंध के वज़ीर आला हैं। तो अब जो कि मुराद अली शाह साहब ये दावा कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो सिंध के अंदर ऐसी कौन सी लेगेसी है, ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बेसिस पे वो ये समझते हैं कि पंजाब, केपी या बलूचिस्तान के लोग भी वोट करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इसके अलावा हम शाह साहब से जानेंगे कि ओवरऑल सिंध के अंदर जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 5 साल के अंदर पर्टिकुलरली उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, जो असम्बलियों की तहलील का मामला है, सेंटर में तो ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि असम्बली वक्त से पहले तहलील कर ली जाए ताकि नवंबर में इंतखाबात हो। अगर ऐसा होता है तो क्या सिंध असम्बली भी वक्त से पहले तहलील हो सकती है या अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ठीक है, बहुत से आम सियासी सवाल जो कि हम शाह साहब से जानेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि आपको सिंध का वज़ीर आला बने तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी तकरीबन 15 साल से सिंध में बरसर इक़्तिदार है। जिस तरह आपने उसने दावा भी किया था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो आपको किस बेसिस पे लगता है, अपनी अगर आप परफॉर्मेंस का अहाता करें पिछले 15 साल की या पर्टिकुलरली पिछले 5 साल की, तो ऐसी कौन सी चीज़ें सीधा आप हमें बताएं कि जिसकी बेसिस पे आपको लगता है कि उसको देखते हुए सिंध के बाद पंजाब के लोग, केपी के लोग या बलूचिस्तान के लोग भी पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम समर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। वालेकुम सलाम। समर साहब, आपने एक्चुअली सवाल कर दिया, वो तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव उसका जवाब है, तो मेरे ख्याल है आधा प्रोग्राम मुझे जवाब देने में ही लग जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समराइज़ करूँ और आपको ब्रीफली बताऊँ कि परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की क्या रही है और क्या वजूहत है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। इन 15 सालों में मैं बड़ी वसूख से कह सकता हूँ, और भले किसी को कंपैरिजन करना है तो कर ले, जो सिंध की हालत 2008 में थी, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो गवर्नेंस के हिसाब से हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो, बहुत ज़्यादा मार्क डिफरेंस है और हमने कंपैरेटिवली बाकी प्रोविंसेस से बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। और ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं हो जाता। 2008 में हम इलेक्शन जीते थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी और पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर में सिंध में लोगों ने बग़ैर कोई सवाल किए हमारे कैंडिडेट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 2013 में हमारी 5 साल की हुकूमत थी और 2013 में हमने 2008 से ज़्यादा वोट लिए और 2008 से ज़्यादा सीटें जीती। आगे आते हैं 2013 में, जब हम 5 साल अपोजिशन में रहे थे, यानी फेडरेशन में कोई और गवर्नमेंट थी और सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो काम कर सकती है इवन अगर वफाक में हुकूमत उसकी फेवर की ना हो। और हम 2018 में जब इलेक्शन में गए, हमने 2013 से भी ज़्यादा सीटें ली और ज़्यादा वोट लिए 2013 से। अब आप आ जाएँ 2023, पिछले 5 साल तो बड़े यूनिक टू शो दी स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो गुजरे हैं, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। 2 सैलाब आए 2020 में और 2022 का जो हिस्टोरिकली सबसे बड़ा सैलाब इस रीजन में आया है सिंध के अंदर, वो आया। कोविड था और वफाक में एक ऐसी हुकूमत थी जो कहती थी, और ये रिकॉर्ड पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की, जी सिंध तो हमारा है ही नहीं। यानी वफाक में ऐसी हुकूमत थी जो पूरे सूबे को डिसोन कर रही थी। डिस्पाइट दैट, कोविड हो जाए, दोनों सैलाब हो जाए, हमने लोगों का ख्याल रखा, हमारी गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया और वो रिज़ल्ट आपने देखा। अभी जब 2022 और 2023 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं तो हमने पूरे सिंध से स्वीप किया है। अच्छा, एक चीज़ और, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी लोग बात करते हैं। 2008 में समर साहब, आई डोंट नो आप उस वक्त ट्रैवल करते रहे रूरल सिंध में या नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि 2007 तक अगर मुझे सक्खर से जाना पड़ता था गढ़ी खुदाबख्श, तो मुझे एक कॉन्वॉय का इंतज़ार करना पड़ता था कि जी 20-25 गाड़ियाँ जमा करते थे, फिर पुलिस, रेंजर्स या फौज उनको एक कॉन्वॉय की सूरत में प्रोटेक्शन देते हुए
नेशनल हाईवे से गुजारती थी, और यही हाल अगर मैंने सेवन से जामशोरों तक आना होता था तो होता था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब ये सिचुएशन कहीं नहीं, यस लॉ एंड ऑर्डर के साथ प्रॉब्लम्स हैं हमारे कच्चे के इलाकों में, हमारे शहरों में कुछ पेटी क्राइम्स के हवाले से या स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क आया है। और सबसे बढ़ के ज़्यादा लंबा जवाब देगा, लेकिन मैं ख्याल है आई शुड एंड इट विथ जो कहते हैं विथ 6। सबसे बढ़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि वो स्टेबिलिटी ला सकती है इस मुल्क में। सिंध के अंदर पिछले 5 सालों में ख़ास तौर पे सिंध की गवर्नमेंट को इतना डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई हर तरफ से, और मैं किसी इदारे को चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो नैब हो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो नहीं ठहराऊंगा, इसलिए कि उसके पीछे हाथ जो था वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जिनको सिंध अपना नज़र ही नहीं आता था। लेकिन उनके बावजूद सिंध गवर्नमेंट स्टेबल रही, लोगों की खिदमत करती रही। बाकी तीनों सूबों में चेंजेस आई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को स्टेबल रखा, और इंशाल्लाह ताला आगे जाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान को स्टेबलाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गवर्नमेंट ही करेगी। वैसे सर, जो आप कह रहे हैं सिंध के साथ जो हुआ पिछले 4 साल, उसका आपने बदला तो ले लिया था सिंध हाउस इस्लामाबाद की सूरत में। बाय द वे सर, अब ये बता दें मुझे कि आप नहीं, एक सेकेंड, समर आई वुड लाइक टू आंसर दैट। जी, मुझे समझ नहीं आई, मुझे बड़ी हैरत हुई, और मैं बहुत ही एहतराम के साथ आई डू टेक एक्सेप्शन टू सच एक्यूजेशंस। उस ज़माने में एक खातून थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA, उन्होंने तो बड़े गलत मैं कहूँगा गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे सिंध के लिए। सिंध हाउस के अंदर हुआ क्या था, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान थे जिनको फिक्र थी, जो खुश नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनको फिक्र थी कि उनके साथ कोर्सिव मेजर्स इस्तेमाल की जाएंगे। उस वक्त आपको पता है कि किस तरीके से इदारे सपोर्ट करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपको सब चीज़ें ही पता है। उन्होंने लीडरशिप को अप्रोच किया, एज बीइंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबलीज उनको इस्तेकाक था कि हम उनको जगह रहने के लिए दे सकें सिंध हाउस में। उन्होंने अपनी जगह की पेमेंट की और वो सिंध हाउस में रहे। और उसके बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, मैं यह आपको गारंटी से कह सकता हूँ, हाँ हमने उनकी मेहमानदारी ज़रूर की, हमने उनको ठहराया सिंध हाउस में, उन्होंने अपनी पेमेंट की ठहरने की, लेकिन उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। ये आप एक नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए ऐसे इस्तेमाल करें बातें। इन दी एंड हुआ क्या था, एक जमहूरी तरीके से किसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया पहली बार। इसमें क्या खराबी थी इस सारी चीज़ में? बट अनफॉर्चुनेटली शायद मैं अगेन आई डोंट वांट टू टेल द मीडिया, बट मीडिया शायद ये चाह रही थी कि कोई कू आ जाए, कोई ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर को डीसीट किया जाए। 58(2) तो ख़त्म कर दिया था पार्लियामेंट्री फोर्सेस ने, कोई आउटसाइड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप लिया जाए ताकि खबर बने। ये तो बड़ा अच्छी बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए। बिल्कुल नहीं थी सर ऐसी कोई भी आपकी ख्वाहिश थी चेंज आए, वो आप जिस तरीके से खुशी हुई बात सुन के। एक बेहतर आपका तरीकाकार था, आईनी तरीकाकार था। बिल्कुल मैं आपकी राय से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल आईनी रास्ता यही था किसी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का, और पहली बार हमने देखा कि आईनी तरीके से ही वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया। अब सर मुझे ये बता दें कि आप ही की पार्टी में आप तो बहुत खुशी हुई आपकी ये बात सुन के। सर होना भी ऐसे ही चाहिए सर। आपने कहा आपकी ख्वाहिश है, बिल्कुल जायज़, आपका हक भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन आपकी पार्टी से खुर्शीद शाह साहब सीनियर लीडर हैं, वो तो कह रहे हैं कि मियाँ साहब को किंग मेकर का रोल प्ले करना चाहिए, खुद नहीं आना चाहिए, शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म अगला बनाना चाहिए। आपकी पार्टी के अंदर ही लोगों को लगता है कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा उन्हें नून लीग का चांस नजर आ रहा है कि वो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। आपने खुर्शीद शाह साहब की पूरी बात नहीं सुनी। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हमारे कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मैंने तो सुनी वो बात ना, आप भी अगर पूरी बात सुन लें, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप शहबाज को शरीफ साहब को चांस दें। हमारी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे।
और ना सिर्फ होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला जीतेंगे और अगले वज़ीर आज़म होंगे। और उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको ना, अगर आप मुझे इजाज़त दें। देखिए, सिंध के अंदर अल्लाह ताला का करम है, हमने जैसे कहा परफॉर्म किया है। हमने पिछले दफ़े कुछ सीटें जो लूज़ की थी उनको भी हमने कवर किया है और आपने इस वक्त लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में देख लिया। हम बहुत पुरुमीद हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा सीटें सिंध से जीतेंगे। फिर आ जाए बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में आपने देखा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने पिछले दिनों एक बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ पे एक्टिव पॉलिटिकल फोर्सेस थे उनके साथ मुलाकातें की और बहुत ज़्यादा तादाद में बलूचिस्तान के पॉलिटिकल जो पीपल हु मैटर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और अभी और बहुत सारे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सिंध और बलूचिस्तान तो इस तरीके से हमने कवर किया। मैं कोई नाम लिए बगैर, लेकिन आपने देखा भी और इंशाल्लाह और आएंगे। ये दो सूबे तो हमने ऐसे कवर किए। केपीके हिस्टोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। हमने कुछ अपनी सपोर्ट उधर लूज की है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा दौरे करके बहुत ज़्यादा लोगों से मिलके वहाँ पे भी एक चेंज आए और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम केपीके में भी एक अच्छी तादाद में अपने मेंबर्स इलेक्ट करा लेंगे। रह गया पंजाब में इस वक्त मल्टीपल फोर्सेस हैं। सर जरा केपी पे पहले थोड़ी सी बात जरा डिटेल में हो जाए जरा, फिर पंजाब पे डिटेल में बात करेंगे। सिंध पे भी मैं करना चाह रहा हूँ बात आपसे। तो केपी में आपने कहा वहाँ तो हैदर अली खान सवात से उन्होंने ज्वाइन किया है, इलेक्टेबल है, वो सीट निकाल के आपको दे सकते हैं पीपल्स पार्टी को। बाकी को बड़ा नाम अभी तक वहाँ से ऐसा जिसे हम कहें कि वो इलेक्टेबल है, सीटें निकाल सकता है। परवेज खटक साहब इस वक्त उन्होंने तहरीक साहब ने पार्टी से निकाल दिया, वो अपना ग्रुप बना रहे हैं, उनके साथ भी कोई राब्ते वगैरह हैं और आपको उम्मीद है कि कल को वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात ही चल रही है? मेरी नॉलेज में नहीं है अगर कोई ऐसे राब्ते हैं। नंबर 1 मैं बिल्कुल ये बात क्लियर करना चाहिए। लेकिन आपने केपीके की बात की ना, ये सिर्फ ये पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा, जो भी होगा। अगर पार्टी लीडरशिप बेहतर समझेगी तो वो करेगी। मैं आपसे जो कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत 2008 में कोalition में हम ANP के साथ थे। जी हाँ। लेकिन समझे कि आखिरी हुकूमत हमारी खैबर पख्तूनख्वा में 93 से 96 तक रही थी। जी हाँ। उसके बाद हम KPK में एज गवर्नमेंट नहीं आए। 2008 में भी हमने अच्छी सीटें ली थी, लेकिन उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने बिगनैटिविटी शो करते हुए ANP को रखा। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को भी साथ लेके जाने की कोशिश की, पंजाब में उनका साथ दिया और फेडरेशन में भी कोalition बनाई, इसलिए कि वो चाह रहे थे कि उस वक्त जो हालात से मुल्क गुजर रहा था कि सबको साथ लेके चलें। इस वक्त हमने लोकल ये जो KPK के अंदर लोगों में काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हमें नज़र आ रही है। बिलावल साहब ने वहाँ पे जलसे भी किए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि लोगों की सपोर्ट हमें ज़रूर मिलेगी, इसलिए कि उन्होंने बाकी पार्टीज़ को, ख़ास तौर पे PTI को 2 टर्म ट्राई किया है। और PTI तो ऐसी हुकूमत है जो कि एक शख्स के कहने की वजह से उन्होंने अपने लोगों की हुकूमत ही छोड़ दी और हुकूमत तोड़ दी, अपनी असेंबलियाँ तोड़ दी। तो ऐसे अनस्टेबल किस्म की जमातों के लिए या ऐसी अनस्टेबल किस्म की लीडरशिप को ज़रूर नहीं चाहेंगे कि इलेक्ट कराएं। तो हम लोगों के अंदर देख रहे हैं सपोर्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि KPK में भी इंशाल्लाह ताला सिंध के अंदर आप मजीद कंसोलिडेट कर रहे हैं। मेरी तलात के मुताबिक तो वहाँ तो बिल्कुल GDA का शायद अगले इलेक्शन में आप लोग सफाया इन अ सेंस इस तरह करने जा रहे हैं कि बहुत से लोगों को आप वहाँ से शामिल कर रहे हैं। शिकारपुर की बात करूँ तो मेरे पास वो इत्तलात हैं कि वहाँ रीच आउट कर रहे हैं आप गौस बख्श मेहर साहब को, उनके बेटे शरियार मेहर को जो कि MPA हैं, वो शायद आपको ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मामला उनके साथ काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। फिर बदीन से जो मिर्ज़ा फैमिली है उसे भी शायद रीच आउट किया गया है, उसे भी शामिल करने का कहा गया है। शायद इसनैन मिर्ज़ा को आप अकोमोडेट कर रहे हैं सूबाई असम्बली के अंदर। फिर इसके अलावा जो बाकी हैं लाड़काना से जो नाई खान और सफ्तर अब्बासी की फैमिली, उनके भतीजे जो कि MPA हैं, उन्हें भी शामिल करने के लिए मौज़म को भी रीच आउट किया गया है। ऐसा ही है सर? देखिए बात सुने, रीच आउट एक तो आई विल नॉट कंफर्म वट एवर यू हैव सेड। हाँ, कुछ लोगों को रीच आउट या कुछ लोगों ने खुद रीच आउट ज़रूर किया है, लेकिन जो आपने सारे नाम लिए हैं उन पे बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता हूँ।
आपके साथ कि इन सबको रीच आउट किया गया है या उन्होंने रीच आउट किया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए उनकी पास कॉन्डक्ट की वजह से हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगेन फैसला लीडरशिप का होता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। हाँ, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे हैं। अगर आप देख लें पूरे सिंध के अंदर कुछ गिनती की, मेरे ख्याल है कि एक हाथ की उंगलियों में आप गिन सकते हैं लोग जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जीते। और उनको भी हमने इतना कमज़ोर, इसलिए कि हमने काम किया उन इलाकों में भी इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो खुद चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आए। अगेन आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ से एनीथिंग के किसी को बुरी लगे बात। लोगों की ज़रूरत पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को लोगों की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी का अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। जो मेंबर्स बनना चाहते हैं उनकी जरूरत है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को शायद आपको नहीं होगी, लेकिन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए बिलावल साहब को आपको नेशनल असेंबली की सीट्स तो आपको दरकार होगी सर, ज्यादा से ज्यादा आपको। जिस तरह अब मेहर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेहर साहब की वहां से सीट नेशनल असेंबली की तो मिलेगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमने, अगेन मैं देखिए किसी को पर्सनली किसी सीट पे बात नहीं करना चाहूंगा, मुनासिब नहीं होगा कि मैं बात करूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि लोगों को एमएनए या एमपीए बनने के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत हो सकती है। पीपल्स पार्टी को किसी सीट को जीतने के लिए किसी शख्स की या किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, इसलिए कि लोगों अवाम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी ताकत है और हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। और चले सर, ये तो मामला हो गया सिंध की हद तक, तो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, समझ में आता है। पंजाब में जब आप जाएंगे तो वहाँ एक बड़ा मैदान है और पंजाब से आपको बिल्कुल चाहिए सीटें, आपको नेशनल असेंबली की भी चाहिए सेंटर में बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए। और आपने साउथ पंजाब की बात की थी, साउथ पंजाब से सॉरी बलूचिस्तान की आपने बात की थी, बलूचिस्तान से तो कुछ बाप पार्टी के लोग आपके साथ आए, लेकिन पंजाब से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ पंजाब से बड़ा धड़ा तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का पीपल्स पार्टी में आएगा, क्योंकि पहले भी वो पीपल्स पार्टी से लोग गए थे, घूमते फिरते नून लीग से होते हुए गए थे तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन वहाँ से छोड़ने वालों ने IPP के जहाज पे वो सवार हो गए जागीर तरीन साहब के, वो आपकी तरफ नहीं आए। वो सेटबैक नहीं था पीपल्स पार्टी के लिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी पंजाब के अंदर, वो आपको वहाँ से मायूसी नहीं हुई? मैं पंजाब की तरफ आ ही रहा था, फिर हमने KPK को जरा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया। मैंने 3 प्रोविंसेस तो हमने डिस्कस किए। पंजाब में मेरा जो ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, IPP या TLP, मे बी जमात इस्लामी के कुछ एरियाज हों या कुछ रीजनल जो पार्टीज या लोग हैं, इतनी ज़्यादा फील्ड ओपन है कि कोई एक पार्टी भी बहुत ज़्यादा तादाद में सीटें नहीं ले जाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नंबर 1 पार्टी ना भी हुई तो अमंग्स द टॉप पार्टी ज़रूर होगी इन पंजाब, इसलिए कि हमारी एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है। और उसमें अगेन पंजाब के लोगों ने PMLN को भी ट्राई किया है, पंजाब के लोगों ने PTI का डिज़ास्टर भी देखा है, और IPP को कितना सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे इस वक्त कबल वक्त है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि जो PTI के डायहार्ड सपोर्टर सो कॉल्ड होंगे वो भी IPP को वोट नहीं देंगे, जो PMLN के होंगे वो भी नहीं देंगे, जो PPP के होंगे वो भी नहीं देंगे, तो वो वोट थोड़े बहुत काटेगी और उसमें हमें शायद फ़ायदा हो। सो जो मैं अपनी देख रहा हूँ कि पोजीशन बनते हुए कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पार्टी सिंपल मेजॉरिटी नहीं लेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के ज़रूर उभरेगी और वो रास्ता साफ करेगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, शाह साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। तो दोबारा सिंध पे जाएं तो ज़ाहिर है जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 से जो आगे उनकी परफॉर्मेंस थी, 2013 से 18 के दरमियान सूबे में उनकी हुकूमत बनी, उस हुकूमत की बेसिस पे उन्होंने एक अपनी CV उन्होंने बनाया और सेंटर में इक़्तिदार में आगे अगले इलेक्शन में वहाँ उन्होंने पुलिस इस्लाहात की थी, बड़ी उसकी तारीफ़ हुई। वहाँ पे ज़मीनों के वाले से उन्होंने लैंड रिकॉर्ड के वाले से बड़ी इस्लाहात की, करप्शन के ख़ात्मे के लिए बड़ी बातें वगैरह वहाँ पे दावे शावे हुए। तो जो भी है वो उन चीज़ों को खान साहब ने सेल करके सेंटर में वो गवर्नमेंट बना ली थी।
अगर मैं बात करूं सिंध के, मैं आपसे 3 काम, चले बहुत ये सब्जेक्ट तो बड़ा वसी है, बहुत लंबी बात इस पे हो सकती है, ज़रा आपकी भी 5 साल परफॉर्मेंस आप गिनने को बहुत कुछ है आपके पास। अगर मैं 3 ऐसे बड़े काम आपसे गिनवाऊं कि आप समझते हैं कि ये 3 बड़े काम आपके नज़दीक कौन से ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि इन 3 बड़े काम आपके जो है वो उनकी बेसिस पे बाकी सूबों के लोग या सेंटर के लोग आपकी पार्टी की तरफ देखेंगे कि यार पीपल्स पार्टी ने ये 3 ऐसे काम सिंध में किए हैं, ये सेंटर में भी आके कर सकते हैं, हमें इनको वोट देना चाहिए? अच्छा समर साहब, मैं फिर शुरू में मैंने कोशिश की थी कि इसका थोड़ा जवाब दूं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना इस वक्त मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए लोगों को। डिविजिवनेस जो है ना उसको ख़त्म करना है, सबको साथ लेके आगे चलना है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल लीडरशिप ये प्रोवाइड करेगी पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर वही होगा। और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ वे अहेड ऑफ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। इस वक्त भी जब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनल उसका रिमूवल हुआ था, उसको स्पीयर हेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर रही थी और आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही कर रहे थे। तो लोगों ने देख लिया है कि जो डिविजिवनेस और जो लोगों के अंदर नफरतें फैलाई गई थी ड्यूरिंग पीटीआई टेन्योर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो लोगों को इकट्ठा कर सकती है। सबसे पहले तो मैं उधर आऊँगा। अब बाकी आप सूबे की हद तक बात करें तो हमारी सूबे के अंदर मैं अगर गिनाना चाहेंगे तो जो हमारे हॉस्पिटल का नेटवर्क है, हमारी गंबट में एक अस्पताल है, उसको अगर कहीं पूरे पाकिस्तान में मैच करके दिखा दे, इवन बड़े शहरों में, सूबों के दारुल खिलाफों में, तो मैं आपसे कहूँगा कि जी शायद कोई और सूबा कोई और हुकूमत बेहतर करती हो। NICVD या हमारी SIUT की जो परफॉर्मेंस है, हमारी JPMC में जो हम कैंसर की ट्रीटमेंट फ्री करते हैं, हमने सैलाब के अंदर इतने बड़ी कैटास्ट्रफी आई थी, ख़ास तौर पे 2022 का जो सैलाब हमने डेमोन्स्ट्रेट किया और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड किया था, यहाँ खुद बैठ के अपने सारे फॉरेन विजिट कैंसिल करके, कि इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पास वो सलाहियत है कि वो मुल्क को संभाल सके। एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमने थर को डेवलप करके लोगों को दिखाया है कि जी वो चीज़ जिसको लोग जो है समझते थे कि कभी नहीं हो सकता थर के कोयले से बिजली बने, सिंगल हैंडेडली सूबाई हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट की बहुत कम सपोर्ट रही है, चाहे कोई भी फेडरल गवर्नमेंट रही हो उसमें, सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। तो वो भी देखते हैं कि जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सॉल्यूशंस ये काम सिंध वाले और पाकिस्तान पीपल्स, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की सारी इसमें कंट्रीब्यूशन थी हमारे साथ। क्या साहब, ज़ाहिर है अगली हुकूमत जो भी सेंटर में आती है उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो पाकिस्तान की मईशत है। आप भी ज़रा मईशत को समझते हैं, बड़ी आपकी जो है आप खुद वज़ीर ख़जाना भी रहे, अभी भी आप वो पोर्टफोलियो सिंध के अंदर होल्ड कर रहे हैं। आपकी नज़र में आपकी पार्टी की तैयारी क्या है? प्लान आपके पास ऐसा कुछ है कि अगर आप आते हैं पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए, आपकी पार्टी के पास कोई प्लान मौजूद है जो आप इलेक्शन में सेल करेंगे जाके, या आप बताएंगे कि यार ये हमारे पास प्लान है? कोई ऐसा प्लान है, बता सकते हैं कि किस तरह आप पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालेंगे? हमारे पास बिल्कुल प्लान है, हमने पहले करके दिखाया है। आपको 2008 याद होगा, 2008 में रिसेशन आई हुई थी पूरी दुनिया में, आपको अच्छी तरह याद होगा। ऑयल प्राइसेस वर एट पीक, उसके बावजूद सदर जरदारी साहब आए थे, हमारी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गवर्नमेंट, यहाँ राजा परवेज़ अशरफ साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने लोगों के अंदर तनख्वाहें इमीडिएटली बढ़ाई गई, लोगों को कारोबार करने का मौका दिया गया। हमेशा आप समर साहब, आई डोंट नो इफ़ यू एग्री विथ मी और नॉट, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है ना, लोग कहते हैं यार कारोबार के जो ज़राए हैं वो बढ़ जाते हैं और एक पॉजिटिव फैक्टर जो है वो इकॉनमी में आता है। तो डेफिनेटली हम जो अपना मैनिफेस्टो जो इस वक्त तैयारी में है उसमें अपना पूरा प्लान भी देंगे। और वो प्लान अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा स्कोप है हमें बेहतर करने का। हमारी जो पर एकड़ यील्ड्स है ओवर द इयर्स वो इतनी कम हो गई हैं, उसको हम अगर 50% भी बढ़ा सके, लोग दुनिया में तो 3 गुना
हो रही हैं, जो चाइना या इवन इंडिया के साथ आप कहीं कहीं कंपेयर करें, वहाँ पे बहुत बड़ा हमारे पास पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 साल की हुकूमतों ने एग्रीकल्चर के ऊपर इतना फोकस नहीं किया। इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब फोकस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही तरीका। और सिंध के अंदर तो हमने ये करके दिखाया है। हमने पानी कम होने के बावजूद, आपको पता है हमारा हमेशा एतराज़ रहा है बाकी सूबों के साथ, उसके बावजूद हमने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया है, हमने अपनी इरिगेशन चैनल्स को लाइन किया है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। वो हमारी एक तो आपने सर ज़राअत की बात कर ली सर। दूसरा, अगर हम कहें बात पाकिस्तान के अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हमें IMF प्रोग्राम में मज़ीद ना जाना पड़े, पैसे ना मांगने पड़े, कर्ज उतारना है, बाकी सब मामलात मईशत को ठीक करने के लिए सीधा कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं जो आपकी नज़र में तरजीहात, बड़े तरजीह स्टेप जो आप अगर आते तो आप आके उठाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। दूसरा एरिया हमारा है, हमारा मुल्क माली मादनियात से मालामाल है। हमारे पास चाहे वो सूबा सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान पूरा सूबा हो, सदर्न पंजाब हो, उसको अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जांपल कोयला हमने कई साल वेस्ट किया। सिंध हुकूमत ने वो करके दिखाया कि वो कोयला जिसको सब बेकार समझते थे, उससे इस वक्त 4000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। इस वक्त जो है वो 2600 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तो वो फिर मैंने कहा ना, हमने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, तो वो है। और ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा बनता है इन चीज़ों से। IT के बारे में हर एक आदमी बात करता है, यस IT डेफिनेटली एक पे हमारे पास हमारी यूथ है, उसको हमने फैसिलिटेट करना है। क्योंकि सर मैं आपसे सवाल इसलिए ये बार बार पूछ रहा था कि खबरें ये तलाश है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बनते तो उनके वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह होंगे। मुझे नहीं पता इसका। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि कोई पहले से कोई फैसले किए जाते हैं या डिसीजन होते हैं। और मैं तो आपको सीधा बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे अगली टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली इफ देयर इज समबडी बेटर, पार्टी फैसला करेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, शाह साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। सेंटर में ये बात चल रही है कि असेंबली वक्त से पहले तहलील कर दी जाए ताकि इंतखाबात अक्टूबर के बजाय नवंबर में हो। तो यहाँ अगर सेंटर में जल्दी हो जाती है असेंबली तहलील, तो आपकी क्या सिंध में अप्रोच होगी? आप ही फिर इसके साथ ही तहलील कर देंगे वक्त से पहले नवंबर में इंतखाबात के लिए, या फिर आप अपना टाइम पूरा करेंगे? समर साहब, मैं इस पर थोड़ा सा आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, आइन के अंदर ज़रूर ये गुंजाइश है कि असेंबली अगर अपना टर्म पूरा करती है तो 2 महीने में इंतखाबात कराने इलेक्शन कमीशन ने डेट वो देगी। और अगर वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन के पास 3 महीने होते हैं। ये क्यों है आइन के अंदर? ये सिर्फ इसलिए है कि अगर अचानक असेंबली तोड़नी पड़े किसी चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को, और असेंबली अचानक इसलिए नहीं टूटती है कि जी मैं ये मिसाल देता हूँ कि मुझे दफ्तर जाने का आज मूड नहीं है तो मैं कहूँ यार मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे पास तो पावर है ना, मैं असेंबली तोड़ देता हूँ, आज नहीं जाता दफ्तर। ऐसा नहीं होता। या किसी की शख्स के को खुश करने के लिए असेंबली नहीं तोड़ी जाती है। असेंबली तोड़ी तब जाती है अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर समझे कि उस हुकूमत नहीं चल रही है, या वो अपनी मेजॉरिटी खो चुका है इसलिए, और किसी और के पास मेजॉरिटी नहीं नज़र आ रही है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे थोड़ी होता है कि जब चाहे तोड़ दी असेंबली किसी को खुश करने के लिए। अगर अचानक असेंबली टूट जाए, यानी अचानक का मतलब है बिफोर टर्म, अपना टर्म पूरा नहीं किया हो और साल 1.5 साल या 2 साल में, और इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं होगी। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे। हाँ, इलेक्शन कमीशन नीड्स मोर टाइम। अब ये हमारी 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी असेंबली की टर्म। अगर 13 की जगह 10 को या 8 को या 12 को असेंबली तोड़ दे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अचानक हो गई है ये बात फॉर द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू होल्ड इलेक्शंस विद इन 3 months मिनिमम, एंड आई थिंक दे कैन होल्ड। हाँ,
दे कैन होल्ड नॉट मिनिमम, मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स। सर वो 90 दिन की तो मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप 60 में कर दें, 61 में कर दें। लाजमी नहीं है कि आप पूरे 3 महीने मैं कह रहा हूँ नहीं, बात करें। एब्सोल्युटली मैं कह रहा हूँ 60 दिन में, इसलिए कि वो तैयारी तो सारी कर चुके हैं ना। ये तो इलेक्शन कमीशन के लिए फैसिलिटेशन होती है कि अगर अचानक असेंबली टूट जाए तो लंबा टाइम रहे। तो हमारे लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं कि ये कोई ऐसा टूल है किसी सिटिंग गवर्नमेंट के पास तो कि वो अपनी मर्जी से 2 महीने में कराए या 3 महीने में कराए। फिर 90 रोज की बहस पे जाना ही नहीं चाहिए। फिर तो टाइम मैं तो ये कह रहा हूँ मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए। आई टोटली एग्री। मैं इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे कह दूं कि हम ज़रूर चाहेंगे कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त में हो। और पहले भी ये बात हुई थी, मेरा ख्याल है शायद एक डेट भी है, 8 अक्टूबर है, कौन सी है जो इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है फॉर इलेक्शन इन पंजाब एंड KPK, या पंजाब में है शायद। तो वो 8 अक्टूबर की डेट तो आई हुई है ना, मेरे ख्याल है शायद उसी दिन हो जाए इलेक्शन सारे। 8 अक्टूबर को हो जाने चाहिए। और आप लोग अपना यदि मुद्दत आप कह रहे हैं सेंट्रल और सिंध को अपनी मुद्दत पूरी कर लेनी चाहिए 13 अगस्त तक की। बिल्कुल जी, कोई देयर इज नो रीजन टू, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि डिसॉल्व करने के लिए कोई रीजन होना चाहिए। ठीक, ये सिर्फ रीजन नहीं होना चाहिए कि 90 दिन केयरटेकर को मिल जाए। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, एक पॉलिटिकल पार्टी तो यही चाहेगी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और जल्द से जल्द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आके मुल्क का नज़्म नक्श संभालें, जो भी जीतता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल डिसीजन होगा सबके सलाह मशवरे के साथ, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं तो अपनी पार्टी डिसिप्लिन का डेफिनेटली बाउंड, और पार्टी तो जरूर कुछ सोच समझ के जो फैसला करेगी उसी पे मैं ये बताएं सर कि सिंध में आपको भी आजकल लग रहा है कि एक राजा रियाज की तलाश है कि वहाँ भी लीडर ऑफ दी अपोजिशन चेंज होने के लिए मूव चल रही है। MKM भी अपने कैंडिडेट सामने ले है लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए। PTI का कैंडिडेट बैठा हुआ, अभी लीडर ऑफ दी अपोजिशन वहाँ बैठा हुआ है सिटिंग, उसने असेंबली से इस्तीफा नहीं दिया, मेंबर मौजूद है, वो 30 अरकान की सपोर्ट उसे हासिल है। तो फिर ये चेंज क्यों लाई जा रही है? वो राजा रियाज की तलाश है क्या? केयरटेकर सेटअप बनना है आगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे प्लीज़ समर साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसका इस्तेहकाक है? ऑपोजिशन का ना। इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर 69 मेंबर्स हैं ऑपोजिशन के, 99 है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 69 ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं। उन 69 की मेजॉरिटी, हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है, जो असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, कि ऑपोजिशन का लीडर चूज करने का तरीका ये है कि स्पीकर के पास दस्तखत मौजूद हों मेजॉरिटी मेंबर्स की ऑपोजिशन के। 69 की मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी बनती है 20 मेंबर। अगर 35 मेंबर लेके कोई भी बंदा जा सके और स्पीकर साहब को कहे कि जी अब A नहीं हमें B चाहिए ऑपोजिशन लीडर, तो स्पीकर साहब इज बाउंड टू डू इट अंडर द रूल्स। इसमें ट्रेजरी का कोई रोल नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर हूं सूबाई असेंबली में, लीडर ऑफ द हाउस हूं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूं सूबाई सिंध का, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। इन चारों पोजीशंस के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान, बड़ी आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई मूव नहीं कर रही है फॉर चेंज ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये सिर्फ ऑपोजिशन के मेंबर्स की मर्जी है, वो जो चाहे करें। ठीक सर, ये बताएं कि कराची में MKM के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट होगी? नॉट फॉर मी टू रिप्लाई एट दिस पॉइंट इन टाइम। इलेक्शंस करीब आएंगे तो हो सकती है। मैं अपना पर्सनल व्यू दूंगा तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात होगी। हम ज़रूर चाहेंगे कि हम भी इलेक्शन लड़ें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इलेक्शन लड़े आके और जीते। लेकिन अगेन ये चीज़ें पार्टी लीडरशिप और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फोरम पे ही डिसाइड होती। मैं अपना व्यू दे सकता हूँ, उस जगह पे डिसीजन उधर ही होगी। सर ये बताएं कि चेयरमैन PTI को आपकी वैसे राय क्या है कि इलेक्शन से बाहर होना चाहिए या इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए उन्हें? तो एक डिबेट आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है मुल्क के अंदर। देखिए मेरे से ये सवाल हुआ था और एक और जगह पे भी हुआ था, और मैंने उसका जवाब भी दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है। पार्टी इसको इलेक्शन से बाहर रखने पे कभी बिलीव नहीं करती। हर पार्टी को
जो इलेक्शन लॉज हैं उनको फॉलो करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन किया हुआ है अंडर द इलेक्शन लॉज। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता था, अब 2017 के इलेक्शन कॉम्प्रिहेंसिव लॉज हैं, उसके अंदर हर एक पार्टी का, हर पार्टी लीडर का एक तरीक़ाकार दिया हुआ है कि कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बन सकता है और कोई उसका लीडर बन सकता है, हो सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी लीडरशिप उस पर पूरा उतरती है तो उसको ज़रूर इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर पूरा पीटीआई नहीं उतरती या कोई और पार्टी नहीं उतरती तो वो नहीं लड़ेगी इलेक्शन। इट्स अंडर द लॉ जो चीज़ है, मेरी मर्जी या कहने से नहीं होगा। किसी इनको जो है जो भी इल्ज़ामात हैं वो फेस करने चाहिए। पिछली बार जो है मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सके थे इसलिए कि वो उस वक्त क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लॉ कि उस वक्त कानूनी शक्ल क्या होती किसी चीज़ की। सर उसका मवाजना तो आप कर नहीं सकते, चूँकि वो तो मामला ही कुछ और था मियाँ साहब वाला। वो तो कहते हैं कि बड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला था, बड़ी ज़्यादती करके प्लान के तहत उन्हें बाहर किया गया था इस सारे अमल से, साजिश करके। बिल्कुल, अभी तो यही जाहिर हो रहा है। सर वैसे आयुष, आपको यानी कि कॉन्फिडेंस है कि इंतखाबात टाइम पे हो जाएंगे? चूँकि एक इतलात ऐसी भी मेरे पास तो इतला है कि शायद नए सेंसस को मंजूर किया जा रहा है। 25 तारीख को मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास हो रहा है और उसमें शायद मंजूरी दे दी जाएगी, उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। और उसके बाद ज़ाहिर फिर नई हल्का बंदियाँ, उसमें दिसंबर हो जाएगा। दिसंबर में मुल्क में इंतखाबात हो नहीं सकते, इस आड़ में शायद इंतखाबात आगे चले जाएँ। मुझे नहीं पता, अभी तक मेरे पास 25 तारीख का कोई नोटिस नहीं आया CCI का। सेंसस के बारे में सूबा सिंध का एक मौक़िफ़ रहा है, हमें सही गिना नहीं गया है। मैंने बरमला हर जगह ये बात कही है और मैंने डॉक्यूमेंटेड है मेरी ऑब्जर्वेशंस ऑन दी सेंसस। और अगर CCI की मीटिंग होगी तो उसमें मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपने कमेंट ज़रूर दूंगा और उस पर फैसला जो होगा वो देखा जाएगा। बट अगेन ये 17 वाले पे ही हर एक आदमी पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबात टाइम से होने चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने नेशनल एड्रेस में बड़ा क्लियरली कहा है कि हम अपना वक्त पूरा होते ही केयर टेकर के हवाले कर देंगे हुकूमत। और मेरा ख्याल है केयर टेकर को सिर्फ 2 महीने के लिए इंतखाबात कराने चाहिए और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको वापस आना चाहिए टाइम पे। इन शॉर्ट, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के अल्तवा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी और भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। बिल्कुल जी। और सर फाइनली मुझे इतना बता दें सर कि सेंटर में आपने कहा जरा बिलावल साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, सेंटर में ज़रा कोलिशन कमेटी बनेगी, जो भी आती है अगला सेटअप आता है उसके अंदर कोलिशन ही बनेगी। तो कोलिशन में आपने कोई रखी हुई है कि भाई इस पार्टी के साथ हम चल सकते हैं, इसके साथ नहीं चल सकते? कोई इस तरह का आपने सोचा कि PTI के साथ अगर आपको जाना पड़ जाए तो जा सकते हैं आगे? देखिए मुझे नहीं पता, अगेन इट इज़ नॉट फॉर मी टू डिसाइड और इट्स टू अर्ली। अगेन जो भी पार्टी होगी इसके साथ भी चलेंगे। हमने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ने डेमोन्स्ट्रेट किया, मैंने जैसे बताया है कि हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ भी कई कोलेशन हमने की हैं, हमने PMLN के साथ भी कोलेशन में चले हैं, हम ANP के साथ भी कोलेशन में चले। तो हमें कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एक सक्सेसफुल कोलेशन को लीड करने में। तो अगेन और किसके साथ होती है ये तो बात की बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त आज के प्रोग्राम में नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की, जो बहुत होपफुल हैं कि सिंध में जो उनकी परफॉर्मेंस है और माजी में जो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क में इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों को लीड किया, उनकी कोलिशन को लेकर चली है, आगे भी मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो मुल्क में तमाम जमातों को एक साथ इकट्ठा लेकर चल सकती है। और इसी बेसिस पे वो कह रहे हैं कि हमारी सिंध की परफॉर्मेंस और अपनी इन एबिलिटीज़ की बेसिस पे ही इज़ होपफुल के पीपल्स पार्टी सेंटर में अगली गवर्नमेंट बनाएगी। ज़ाहिर है इंतखाबात करीब आ रहे हैं, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी उतनी सीट्स लेके आ पाती है या नहीं, बट पीपल्स पार्टी इज़ वेरी होपफुल। इसी पे आज के शो का इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।